हेलो दोस्त, केशव तीसरी शीट अपलोड नहीं हुई क्या परसेंटेज की? हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई आप सब लोग? क्या आप सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ। आपकी तीसरी शीट अपलोड होने में दोस्तों थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं। सीट अपलोड हो चुकी है परसेंटेज की तीसरी, और ये आपके प्रतिशत की आखिरी क्लास है। ठीक है ना? आखिरी क्लास है, फिर हम रेशियो अनुपात शुरू करेंगे। और बच्चों, आपका एक ही कंसेप्ट रह गया है। वो कंसेप्ट भी कौन सा रह गया पता है? कमीशन। कौन सा कंसेप्ट रह गया मेरे दोस्तों आपके पास? कमीशन। ठीक है, तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, कमीशन। कमीशन इसको बोलते हैं हम ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन। आखिरी कंसेप्ट, आखिरी टाइप रह गया मेरे दोस्तों आपके सामने। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। नहीं रुबीन, आप ये बताओ कि आपको ये चैप्टर पढ़ के कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? मैंने हर एक बेसिक को आपको तैयार करा दिया है। ठीक है ना? चले, आखिरी रह गया है आपका कमीशन, और ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है जी। ऐसा कोई भी टाइप, कोई भी सवाल नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमीशन होता क्या है, मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं। पहले बेसिक, फिर हम इस पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, फिर उस पर बेस सवाल करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी है, एक कंपनी ने मोबाइल बनाया। जैसे कंपनी है मेरे दोस्तों, कंपनी ने एक मोबाइल बनाया, और उस मोबाइल को बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया मोबाइल को। जैसे कंपनी है, एक कंपनी ने बढ़िया मोबाइल बनाया, और उस मोबाइल को बनाने में 50,000 का कॉस्ट आया। ठीक है, काफी महंगा मोबाइल बना है मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल समझे कि कमीशन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों दिया जाता है, क्या मतलब है। तो जैसे कंपनी है, सपोज मोबाइल बनाने वाली, उसने एक मोबाइल बनाया, नया मोबाइल है, मोबाइल को बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया। अब भाई मोबाइल ऐसे तो बिकेगा नहीं, तो कंपनी ने एक ब्रोकर को बुलाया, कंपनी ने मेरे दोस्त एक सेल्समैन को बुलाया कि आजा भाई, ये ले हमने नया मोबाइल बनाया है, इस मोबाइल को जाके बेच तू मार्केट में। तो कंपनी जो भी नया सामान बनाती है उसको सेल्समैन से बिकवाती है। तो कंपनी ने सेल्समैन को बुलाया, सेल्समैन को, और बोला कि ये मोबाइल ले जा भाई, घर घर जाके इस मोबाइल को बेच। तो कंपनी ने बता दिया कि भाई पहले ही मोबाइल को बनाने में 50,000 का खर्चा आया है। कंपनी ने वो मोबाइल दे दिया सेल्समैन को, बोला कि भाई सेल्समैन, ये मोबाइल जाके तुझे घर घर जाकर बेच के आना है। सेल्समैन गया घर घर जाके, और सेल्समैन ने वो मोबाइल 80,000 रुपए का बेच दिया। देख रहे हो सेल्समैन की कलाकारी। सेल्समैन ने वो मोबाइल 80,000 रुपए का बेच दिया। तो इसको हम बोलते हैं टोटल सेल या कुल बिक्री। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसे हम बोलते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, या हिंदी में हम इसको कहते हैं कुल बिक्री। टोटल सेल्स हिंदी में कहते हैं कुल बिक्री। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई बात, कि भाई कंपनी ने सेल्समैन को दे दिया मोबाइल बनाकर, बोल दिया कि जा मोबाइल जाके बेच। तो सेल्समैन ने मोबाइल 80,000 का बेचा, तो इसको बोलेंगे टोटल सेल्स, कुल बिक्री। अब सेल्समैन कहेगा कंपनी से, भाई मेरा क्या फायदा, मुझे भी कुछ हिस्सा दो। सेल्समैन कहेगा भाई मैंने बड़ी मेहनत करी है, घर घर जाकर मोबाइल बेचा है, मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, कंपनी ने क्या कहा कि भाई देख, तैने 80,000 का मोबाइल बेचा है, तेने क्या कर, तेने 80,000 रुपए का मोबाइल बेचा। आप बोलोगे हाँ सर 80,000 रुपए का मोबाइल बेचा है। तो 80,000 रुपए में से 12,000 रुपए कहती है भाई ले तू रख ले, तेरे 12,000 रुपए। 80,000 में से 12,000 रुपए तू रख ले, बाकी के पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दे। तो कंपनी ने 80,000 में से 12,000 रुपए सेल्समैन को दे दिए। इसे हम कहते हैं सेल्समैन का कमीशन। इसे ही क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है सेल्समैन का कमीशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ जी।
क्या आपको मेरी प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई है? यस और नो करके बताइएगा। तो यानी कि जो भी हम बिक्री करते हैं, जो भी सामान बेचा जाता है, उसमें से थोड़े से पैसे सेल्समैन को दे दिए जाते हैं, उसी को कहते हैं सेल्समैन का कमीशन। अब 80,000 का मोबाइल बेचा, 12,000 रुपए सेल्समैन ने रख दिए, तो बचे कितने बेटे? 68,000 रुपए बचे। वो 68,000 रुपए का क्या होगा? वो 68,000 रुपए कंपनी में जमा करवा दिए जाएंगे। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो 68,000 रुपीज ये जो बाकी हैं मेरे दोस्तों, इनका क्या होगा? ये कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बाकी का 68,000 रुपए जो है वो कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिया, कंपनी में डिपॉजिट करवा दिया। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये होता है सेल्समैन का फंडा, एक तरीके से समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ, जो टोटल सेल होता है, जो कुल बिक्री होता है, इसको हम 100% कहते हैं। जो टोटल सेल होता है, जो कुल बिक्री होता है, इसे हम 100% कहते हैं। क्लियर है? 100% की वैल्यू 80,000 है। हमने सेल्समैन को कितने रुपए दिए? 12,000 रुपए दिए। कितने? 12,000 रुपए। यानी कि कितना भाई? हमने कुल बिक्री कितनी करी है? 80,000 रुपए की। 80,000 में से सेल्समैन को कितना कमीशन दिया? 12,000 रुपए। मैं आपसे कहूं परसेंटेज में आपने कितना कमीशन दिया है, तो आप कहोगे सर 15%। तो यानी कि टोटल 100% की बिक्री में से आपने सेल्समैन को 15% कमीशन दिया है। अगर 100% की वैल्यू 80,000 है, तो 12,000 15% के बराबर है। 100% की कमाई में से, कुल बिक्री में से 15% सेल्समैन को कमीशन दे दिया, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 100 माइनस 15, 85%। बाकी का 85% हमने कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। बाकी का 85% हमने कंपनी में डिपॉजिट करवा दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द प्रॉपर बेसिक है। हाँ, यही है संदीप, जो मैंने आपके सामने लिखा यही बेसिक है, यही है बेसिक। ठीक है, तो ये सेल्समैन का बेसिक है। अब आगे चलते हैं सवालों की तरफ। सवाल नंबर 45 देखिए मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी ये कहती है, कंपनी चाहती है कि भाई मेरा ज्यादा से ज्यादा सामान बिके, ज्यादा से ज्यादा सामान बिके, है ना। तो कंपनी एक बेंचमार्क लगा देती है कि अगर आप 10,000 का सामान बेचोगे तो भाई आपको इतना % कमीशन मिलेगा, 10,000 से ज्यादा बेचोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, 20,000 से ज्यादा बेचोगे तो इतना कमीशन मिलेगा। तो कंपनी लेवल डिसाइड कर देती है कि भाई ज्यादा सामान बेचोगे तो हम आपको ज्यादा % कमीशन देंगे। तो उसी पर बहुत बेसिक सा सवाल है, सवाल नंबर 45 करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। बोला एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5% और 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन कमाता है। यदि अप्रैल 2018 के महीने में एजेंट द्वारा प्राप्त बिक्री 5,68,000 है, तो बताओ सेल्समैन का कमीशन कितना है? भाई सवाल में कहा गया कि एक मार्केटिंग एजेंट को, एक सेल्समैन को पहले 2 लाख पर 2%, अगर पहले 2 लाख पर 2% कमीशन मिलेगा, अगले 2 लाख पर 1.5% कमीशन मिलेगा और 1 महीने में बाकी राशि पर 1% का कमीशन मिलेगा। अगर अप्रैल 2018 में एजेंट ने 5,68,000 की बिक्री की है, तो बताओ कमीशन कितना होगा? एक बात बताओ, पहले 2 लाख रुपए पर, पहले 2 लाख रुपए पर कमीशन कितना मिलेगा? 2%। तो आप मुझे बताओ 2 लाख रुपए का 2% कितना होता है? 2 लाख रुपए का 2% होता है 4,000 रुपए। फिर अगले 2 लाख पर कितना कमीशन दिया जाएगा? अगले 2 लाख पर कितना कमीशन दिया जाएगा? तो आप कह रहे हो सर 1.5%। 1.5%, तो 2 लाख रुपए का 1.5% कितना होगा? 3,000 रुपए।
परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा। अगर टोटल बिक्री 5,68,000 की हुई है तो 2 लाख ये, 2 लाख ये, 4 लाख हो गया। बची कितनी? 1,68,000। बची बिक्री कितनी है? 1,68,000 रुपए। यानी कि अब इस बची बिक्री पर सेल्समैन को 1% का कमीशन मिलेगा। तो 1,68,000 रुपए का 1% कितना होता है? 1,680 रुपए। परसेंट का मतलब 2 जीरो से भाग दे दीजिए, 100 से भाग। तो सेल्समैन को टोटल कितना कमीशन मिल जाएगा? इन तीनों को जोड़ देंगे, 4,000 प्लस 3 7,000 और 1,680 हो गया 8,680 रुपए सेल्समैन को, मार्केटिंग एजेंट को टोटल कमीशन मिलेगा। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई? बात खत्म। ठीक है। तो कंपनी ना लेवल डिसाइड कर देती है कि भाई जो कम सामान बेचेगा उसे कम देंगे कमीशन परसेंट, कोई ज्यादा सामान बेचेगा तो ज्यादा, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन बना रहे। कंपनी पहली बोल देती है अपने एजेंट से, सेल्समैन से, कभी 20,000 तक बिक्री करोगे तो 5% देंगे, 20,000 से ऊपर का जो बिक्री करोगे तो 10% कमीशन देंगे। तो हर आदमी की कोशिश रही है कि मैं 20,000 से ऊपर का सामान बेचूं जिससे मुझे ज्यादा कमीशन मिल पाए। ठीक है ना? तो लेवल कंपनी डिसाइड कर देती है जिससे कि उसके सेल्समैन मोटिवेट रहे ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने के लिए। और इस एग्जांपल से बढ़िया नहीं समझाया जा सकता। आगे चलते हैं, एक एक टाइप का एक एक सवाल लूंगा। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 5 साल से कमीशन का पेपर में मात्र एक ही सवाल आया है। ठीक है ना? लेकिन ये कतई मान के ना चलें कि इसके सवाल पेपर में नहीं आ सकते। इलेक्शन का भी 5 साल तक एक भी सवाल नहीं आया था, पर ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इलेक्शन का क्वेश्चन ना आया हो। तो ढंग से समझ लो, 4 ही इस पे टाइप बनते हैं, चारों टाइप पढ़ लेंगे। सवाल नंबर 46 करे बेटे, क्या उत्तर है? अगला सवाल, सवाल बहुत बेहतरीन है, सवाल बहुत बेहतरीन है, देखिए सुनो। बोला एक कंपनी अपने सेलर को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है और 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि सेलर की कुल कमाई 15,595 रुपए है तो टोटल सेल ज्ञात कीजिए, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगा, एक मजदूरों गधों खच्चर वाले तरीके से और एक स्मार्ट लड़कों वाले तरीके से। ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी अपने सेलर को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। जैसे भी टोटल सेल है, ये टोटल सेल, ये टोटल सेल है, टोटल सेल। कंपनी कहती कि आप जितना भी सामान बेचोगे, जितना भी आप सामान बेचो उसका 16% आपका। आपने 1 लाख का सामान बेचा, 1 लाख का 16%, 16,000 रुपए तुम्हारे, है ना? आप जितना भी टोटल सेल करोगे उसका 16% हम आपको कमीशन देंगे। लेकिन 18,500 से ऊपर की आप जो सेल करोगे उस पर हम आपको 16% कमीशन तो देंगे ही देंगे, लेकिन 3% का बोनस भी देंगे। देखो, एक कंपनी ये कहती है कि 18,500 रुपए की बिक्री तक, 18,500 रुपए की बिक्री तक हम आपको 16% कमीशन देंगे, लेकिन 18,500 रुपए से ऊपर की जो भी आप बिक्री करोगे, मुझे नहीं पता कितनी बिक्री करोगे, उस पर हम 16% कमीशन देंगे। आप पूरी कमाई पर हम आपको जो भी आप सेल करोगे 16% कमीशन तो देना ही देना है। हम 18,500 रुपए का बेचो तो भी 16% कमीशन देंगे, 18,500 से ऊपर की बिक्री पर भी हम आपको 16% कमीशन देंगे। लेकिन ये बोला ये गया है कि 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 16% कमीशन के साथ साथ 3% का बोनस भी मिलता है। 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 15,595 तो बताओ कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो, मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि जैसे सेल्समैन ने 20,000 का सामान बेचा, इस बात का मतलब है कि जैसे सेल्समैन ने 20,000 का सामान बेचा तो 20,000 में जो शुरू के 18,500 है उस पर तो केवल 16% कमीशन मिलेगा, लेकिन 18,500 से ऊपर कितना है? 1,500 रुपए। 1,500 रुपए, 1,500 पे 16% कमीशन के साथ साथ
3% बोनस भी मिलेगा इस 1,500 पर। यह कहने का मतलब है सवाल का। तो पूछा कुल बिक्री क्या है, बताइए जल्दी से, कुल बिक्री क्या है। ठीक है, यानी कि 18,500 रुपए से ऊपर की सेल पर 16% कमीशन के साथ साथ 3% बोनस भी मिलता है। यानी कि 16 + 3 कितना हो गया, 16 + 3 19% कमीशन हो गया मेरे दोस्तों। ये कुल बिक्री पहला है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका एक्स मान के, कि माना कुल बिक्री एक्स है, माना कुल बिक्री एक्स है मेरे प्यारे भी, माना सेल्समैन द्वारा बेचा गया कुल सामान एक्स है। तो आप मुझे बताओ, शुरू देखो टोटल जो सेल है वो एक्स है, टोटल जो सेल है वो कितनी है, एक्स। अगर ये 18,500 है तो 18,500 से ऊपर का सामान कितना बेचा हो गया होगा, एक्स माइनस 18,500, एक्स माइनस 18,500। बोलो भाई, मैंने कुल सेल को एक्स मान लिया, एक्स, ये शुरू का 18,500 है, तो 18,500 से ऊपर कितना सामान बेचा गया है, एक्स में से 18,500 माइनस कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई शुरू के 18,500 पर कितना कमीशन मिल रहा है, शुरू के 18,500 पर सेल्समैन को 16% कमीशन है। 18,500 से ऊपर की बिक्री कितनी है, एक्स माइनस 18,500। इस पे सेल्समैन को कितना कमीशन है, इस पर सेल्समैन को 19% कमीशन है, 19%। क्लियर है। सेल्समैन की कुल कमाई 15,595, तो सेल्समैन की कुल कमाई क्या होगी, इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग कितना आ गया, 15,595 रुपए सेल्समैन की टोटल सेल आ गई, इक्वल होना चाहिए। मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा। यह है बेसिक तरीका, यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है ना, चाहे मैं आपको करके दिखा देता हूं। भाई एक्स की गुणा होगी 19% में, तो एक्स का 19% आएगा, एक्स का 19%। अब ये देखो, यह है 18,500 का 16%, यह है 18,500 का 19%। 18,500 के 16% में से 18,500 का 19% घटाएंगे तो क्या आएगा, 18,500 के 16% में से 18,500 का 19% घटाएंगे तो क्या आएगा, 18,500 का 3% आएगा, है ना, 18,500 का 3% आएगा। 18,500 के 16% में से 18,500 का 19% घटाएंगे तो क्या आएगा, 18,500 का 3% आएगा, बराबर क्या है, 15,595। अब आप मुझे बताओ 18,500 का 3% कितना होता है, 18,500 का 3% होता है भैया 555, माइनस का 555 जब उधर जाएगा तो जोड़ जाएगा, है भाई 540 और 15 555 होता है, 555 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, पहले 5 जोड़ो 600 हो जाएगा, फिर 400 जोड़ो 405, 16,150, ये 16,150 हो जाएगा। और x का 19% 16,150 है, तो x का 1% कितना है, 1%, 19 अट्ठे 152, 19 पंजे 85, 850। तो x का 100% कितना है, x का 1% आ गया, x का 100% कितना है, 100 से गुणा 85,000। ये सवाल का बेसिक तरीका है, बेसिक। दिस इज द बेसिक मेथड। जो बच्चे बेसिक मांगेंगे उस सवाल में, यही बेसिक है बेटे, इस सवाल का यही है बेसिक। शॉर्टकट तो अब सिखाऊंगा, ठीक है ना, ये बेसिक है, शॉर्टकट तो अब सिखाऊंगा कचरा लोग, ठीक। हालांकि बहुत सारे बच्चों की बुद्धि इतनी विकसित ही नहीं है कि वो इस बेसिक को भी समझ पाए। शॉर्टकट तो बहुत दूर की बात है, शॉर्टकट तो समझने लायक उनको बुद्धि है ही नहीं, भगवान ने दी, लेकिन बेसिक को समझने की भी हैसियत नहीं है उनकी। तो भैया ऐसे बच्चे इग्नोर कर दें इस सवाल को, हल्का हल्का सवाल पढ़ा करें वो, ठीक है भैया। ये हो गया मेरे दोस्तों बेसिक। अब हम चलते हैं स्मार्ट अप्रोच की तरफ, जो आपको पेपर में लगाने को, कि आप इस तरीके से करने लगे तो नौकरी नहीं लगने वाली आपकी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। कंपनी कहती कि 18,500 तक 16% कमीशन मिलेगा, और 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 16% कमीशन के साथ साथ 3% बोनस भी मिलेगा।
यानी कि 16 जमा 3 कितना हो जाएगा, 19% कमीशन। बोला है सेल्समैन की जो कुल इनकम है, सेल्समैन की जो कुल इनकम है 15,595 रुपए है। तो आपसे पूछा कुल सेल, टोटल सेल्स ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल में प्रॉब्लम यह है कि भाई ये है टोटल सेल, लेकिन शुरू के 18,500 पर 16% कमीशन है और 18,500 से ऊपर की बिक्री पे 19% कमीशन है। कमीशन अलग अलग है, यहां 16% या 19%। सवाल तभी सॉल्व होगा जब दोनों जगह कमीशन सेम हो, है ना, दोनों जगह कमीशन सेम हो। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये अमाउंट पता ही नहीं है। 18,500 रुपए से ऊपर की कितनी बिक्री हुई है मुझे पता ही नहीं है। 18,500 रुपए से ऊपर की कितनी बिक्री हुई है मुझे पता ही नहीं है। 18,500 रुपए से ऊपर की कितनी बिक्री हुई है मुझे पता ही नहीं है। क्लियर है? आई डोंट नो, तो मैं इस पार्ट पे तो कैलकुलेशन करूंगा नहीं। भाई यहां 19% है तो यहां भी 19% बना लेते हैं। अब सोचो, इस तरीके को कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। इस सवाल को, एक्चुअल सवाल को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल के रख दो जल्दी आंसर लाने के लिए। ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, हुआ नहीं ऐसा, अगर होता, अगर मुझे शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, अगर मुझे शुरू के 18,500 पर भी, अगर मुझे शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, 18,500 का 3% होता है, परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 555 रुपए। अगर मुझे शुरू के 18,500 पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता तो सेल्समैन को 555 रुपए एक्स्ट्रा मिलते, सेल्समैन को 555 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो सेल्समैन की कमाई कितनी हो जाती मेरे दोस्तों? सेल्समैन की कमाई होती 16,150 रुपए। सेल्समैन की जो कमाई है वो 16,150 रुपए होती। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर सेल्समैन को शुरू के 18,500 रुपए पर भी 3% बोनस एक्स्ट्रा मिलता तो सेल्समैन की जो कमाई है 18,500 का 3% 555 रुपए एक्स्ट्रा होती। सेल्समैन की कमाई कितनी होती? 16,150 रुपए। सेल्समैन का कमीशन कितना हो जाता फिर? 16 प्लस 3 19%। आप बताओ, सेल्समैन को यहां भी 19% कमीशन है, यहां भी 19% कमीशन है। अगर सेल्समैन का कमीशन 19% यहां भी है, 19% यहां भी है, तो सेल्समैन का कमीशन कितना हो जाता? ओवरऑल 19%। जबकि है कितना सेल्समैन का कमीशन? 16,150 रुपए। तो 19% की वैल्यू ही 16,150 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 19 अट्ठे 152, 9 बचेगा, 19 पंजे 95, 1% की वैल्यू 850 रुपए है। तो सेल्समैन की कमाई का 100% कितना है? 100 से गुणा कर दो, 85,000 रुपए। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। यह है शिफ्टिंग मेथड। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। आगे चलूंगा, एक और सवाल, अगला टाइप। एक एक टाइप का एक एक सवाल करवाऊंगा, आप घर पे जाके एक घंटे तक देखें, आपको समझ में आएगा जी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला टाइप बोला एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी देती है। यदि सेलर ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर, ध्यान सुनेगा, यदि सेल्समैन ने टोटल सेल से अपना कमीशन काट के 75,060 रुपए कंपनी में जमा किया है तो कुल बिक्री का मान पता लगाएं। बेहतरीन सवाल, गजब का लॉजिक है। देखो बच्चों, यह टोटल सेल, यह टोटल सेल, कुल बिक्री 100%। कंपनी जो है अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे 15% कमीशन देती है, लेकिन 18,000 से ऊपर की बिक्री पे कमीशन तो मिलेगा ही 15%, 2% बोनस भी मिलेगा। एक कंपनी जो है, ध्यान सुनेगा, एक कंपनी शुरू के 18,000 रुपए पे, एक कंपनी शुरू के 18,000 रुपए पे 15% कमीशन देती है और 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे, 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर
15% कमीशन के साथ साथ 2% का बोनस भी देती है। एक कंपनी 18,000 से ऊपर की बिक्री पे 15% कमीशन के साथ साथ 2% का बोनस भी देती है। सवाल में बोला गया कि भाई सेल्समैन ने कुल कमाई में से अपना हिस्सा काट के 75,060 रुपए कंपनी में जमा किया है। सेल्समैन ने कुल बिक्री में से अपना हिस्सा काट के, अपना कमीशन काट के कंपनी में 75,060 रुपए जमा किया। तो कुल सेल का पता लगाएं। देखो, टोटल सेल तो फिक्स है, या तो आप कमीशन दे दो या कंपनी में जमा कर दो। टोटल सेल तो फिक्स है। 18,000 तक 15% कमीशन है। 18,000 से ऊपर की बिक्री पे 15 जमा 2, 15 जमा 2 कितना होगा? 15% कमीशन, 2% बोनस, 17% कमीशन है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले सवाल से। देखो, मुझे ये अमाउंट तो पता ही नहीं है, मुझे ये अमाउंट तो पता ही नहीं कि 18,000 से ऊपर की सेल कितनी हुई है। शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे यहां पर भी। एक्स मान के कर सकते हो पर नहीं करना है। देखो मेरे दोस्तों, मुझे ये अमाउंट तो पता ही नहीं है कि 18,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है। मुझे केवल ये पता है, तो मैं इसी पे कैलकुलेशन करूंगा। अब सुनो, यहां 17% कमीशन है या 15%? बताओ, अगर शुरू के 18,000 पर भी, अगर शब्द लगा रहा हूं मैं, अगर ऐसा हुआ नहीं है, अगर ऐसा होता, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। अगर ऐसा होता कल्पनाओं में, अगर शुरू के 18,000 पर भी सेल्समैन को 2% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, अगर शुरू के 18,000 रुपए पर भी, अगर शुरू के 18,000 रुपए पर भी सेल्समैन को 2% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, 18,000 का 2% कितना होता है? 360 रुपए। अगर शुरू के 18,000 रुपए पर भी, अगर शुरू के 18,000 रुपए पर भी सेल्समैन को 2% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, 18,000 का 2% 360 रुपए। अगर शुरू के 18,000 रुपए पर भी सेल्समैन को 2% बोनस एक्स्ट्रा मिलता, 18,000 का 2% 360 रुपए। अगर सेल्समैन को 360 रुपए बोनस एक्स्ट्रा मिलता, अगर सेल्समैन को 360 रुपए बोनस एक्स्ट्रा मिलता, तो कंपनी के अकाउंट में 360 रुपए जमा कम होते। भाई, अगर सेल्समैन को 360 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे बोनस, 2% 18,000 का, तो कंपनी के अकाउंट में 360 रुपए कम जमा होगा। तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा? फिर 74,700 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा होगा। केवल 74,700 रुपए ही कंपनी के अकाउंट में जमा होता। अगर सेल्समैन को शुरू के 18,000 पर भी 2% कमीशन एक्स्ट्रा मिलता, 18,000 का 2% 360 रुपए, तो कंपनी में 360 रुपए कम जमा होते। कंपनी के अकाउंट में केवल 74,700 रुपए जमा होते, जो कि कितना है? 15 जमा 2, 17%। अगर आप गौर से देखो तो टोटल सेल तो 100% होती है, कुल बिक्री 100% होती है। 100% में से यहां भी 17% कमीशन है, और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर भी 17% कमीशन है। ओवरऑल कमाई पे सेल्समैन को कितना कमीशन है? 17% कमीशन है। 100% में से सेल्समैन का कमीशन हो जाता 17%, तो कंपनी में कितना पैसा जमा होता? अगर 100% में से 17% सेल्समैन का कमीशन है, तो कंपनी में कितना पैसा जमा होता? 100 माइनस 17, 83% कंपनी में डिपॉजिट होता। 83% की वैल्यू 74,700 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी? जल्दी से भाग दो, 9 से चला जाएगा भाई, 720 और 27, 747। 1% की वैल्यू 900 के बराबर है। 1% की वैल्यू 900 है। 100% की वैल्यू कितनी है? 100 से गुणा कर दीजिए, 90,000। 90,000 रुपए टोटल सेल है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ पा रहे? धीरे धीरे, ठीक है। क्या वो क्या है? ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बेटे। सवाल नंबर है आपके सामने, कमीशन का लास्ट 48वां सवाल बनाओ।
सवाल में कहा गया कि एक सेल्समैन एग्जीक्यूटिव को टोटल सेल पर 10.2% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 8.5% बोनस भी मिलता है। ठीक है, यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक है और सेल्समैन की कुल कमाई 3180 रुपए है सेल्समैन की, तो पूछा उस कमाई में से बोनस कितना है। बेहतरीन सवाल, गजब का क्वेश्चन है बेटा ये वाला। देखो ये है बच्चों टोटल सेल, ये टोटल सेल है। बोला है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को कुल सेल पर 10.2% कमीशन मिलता है और यदि बिक्री 15,000 से ज्यादा है तो 8.5% का बोनस भी मिलता है। यानी कि 15,000 रुपए की बिक्री तक, 15,000 रुपए की बिक्री तक कितना कमीशन है? 10.2% कमीशन है। लेकिन 15,000 रुपए से ऊपर की जो बिक्री करोगे, 15,000 रुपए से ऊपर का जो भी अमाउंट आप बिक्री करोगे उस पर 10.2% कमीशन तो है ही, उस पर 10.2% कमीशन तो है ही, लेकिन 10.2% कमीशन के साथ साथ 8.5% का बोनस भी है। 10.2% कमीशन तो है ही, लेकिन 8.5% का बोनस भी है। 15,000 रुपए की बिक्री तक 10.2% कमीशन है, लेकिन 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 10.2% कमीशन तो है ही, लेकिन 10.2% कमीशन के साथ साथ 8.5% का बोनस भी है। बोला है अगर सेल्समैन की कुल कमाई 3180 रुपए है तो बताओ उसमें से बोनस कितना मिला है उसे। देखो कमीशन अलग चीज होता है, बोनस अलग चीज होता है। बोनस दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए, भाई आप कितना भी सामान बेचो 10.2% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 15,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचोगे तो एक्स्ट्रा 8.5% बोनस मिलेगा। इससे फायदा यह होता है कंपनी को कि सेल्समैन ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने की कोशिश करेगा 15,000 से ऊपर। बताओ सेल्समैन की कुल कमाई 3180 रुपए है, पूछा इस कमाई में से बोनस कितना मिला है। एक बात बताओ भाई, शुरू के 15,000 रुपए पर तो फिक्स है, शुरू के 15,000 रुपए पर तो फिक्स है कि सेल्समैन को 10.2% कमीशन मिला है, शुरू के 15,000 पर तो फिक्स है। भाई स्टार्टिंग के 15,000 पर यह बात फिक्स है कि सेल्समैन को 10.2% कमीशन मिला है, जो कि कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 20 दशमलव से 10, 15 की 102 में गुणा करेंगे 1530, यानी कि शुरू के 15,000 पे सेल्समैन को 1530 रुपए कमीशन मिला। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 1650। ये बचा बाकी का जो 1650 रुपए, फिर ये कहां से आया? ये जो बाकी का 1650 रुपए मेरे दोस्तों ये कहां से आया? यानी कि ये जो 1650 रुपए की जो एक्स्ट्रा कमाई है, जो 1650 रुपए की कमाई है, ये 15,000 रुपए से ऊपर की सेल पर हुई है। ये जो 1650 रुपए की जो कमाई है, भाई स्टार्टिंग के 15,000 रुपए पर तो 1530 रुपए कमीशन मिल गया, लेकिन टोटल कमाई तो सेल्समैन की 3180 है। तो जो 1650 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई है क्यों हुई है? 15,000 रुपए से ऊपर की सेल पे। और आप ये बात जानते हैं कि 15,000 रुपए से ऊपर की सेल पर कमीशन है 10.2% और बोनस है 8.5%। और आपसे केवल ये बोनस पूछा गया कि बोनस कितना है। तो देखो या तो कैलकुलेशन परसेंटेज में कर लो या रेशियो में कर लो, इच्छा आपकी, रेशियो जल्दी हो जाएगा कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर कमीशन 10.2% है, बोनस 8.5% है। तो कमीशन बोनस है किस अनुपात में? 17 से चल गया, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, यानी कि 6:5 के रेशियो में है। आप बोलोगे हां जी सर एकदम करेक्ट। टोटल कितना है? टोटल है 6 5 11, टोटल 11 है, टोटल 11। 11 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 11 की वैल्यू 1650 रुपए है। 11 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों सवाल में? 1650 रुपए, जो कि कितने गुना है? 150 गुना। 11 की वैल्यू सवाल में 1650 रुपए है, जो कि कितना है मेरे दोस्तों? 150 गुना 150। तो बोनस कितना है? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू भी 150 गुना होगी, 5 की वैल्यू भी 150 गुना होगी 750 रुपए। 5 की वैल्यू भी 150 गुना होगी 750 रुपए, और 750 रुपए ही सवाल का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। बेहतरीन सवाल, गजब का क्वेश्चन।
और इसी आखिरी सवाल के साथ, क्योंकि सेल्समैन बहुत फेमस नहीं है, 4 वैरायटी बनती है, मैंने आपको चारों वैरायटी करवा दी। इलेक्शन में कल खत्म करवा ही चुका हूं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, बेसिक के साथ पढ़ाते हुए बहुत धीरे धीरे मैंने आपको चैप्टर समझाया है। चैप्टर समाप्त। अब इस चैप्टर में कुछ भी है ना, 15,000 का 10.2% निकाला परवीन। ठीक है भाई, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों रेशियो यानी कि अनुपात। अब बताओ रेशियो आज पढ़ाएं कि कल से पढ़ाएं? हैं जी, रेशियो। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अगला चैप्टर आपके सामने रेशियो या फिर अनुपात। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, आपके सामने अगला चैप्टर रेशियो यानी कि अनुपात। रेशियो यानी कि अनुपात। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चा कह रहा प्रॉफिट लॉस पढ़ा दीजिए ये वो। देखिए, बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े आप आगे का अर्थमेटिक नहीं पढ़ सकते। रेशियो अर्थमेटिक मैथ का ही टॉपिक है भाई। बिना परसेंट, मैंने पहले बोला था कि परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक मैथ का आधार है। हालांकि इन दोनों का वेटेज बहुत कम है। परसेंटेज का भी एक सवाल आता है और रेशियो का भी एक सवाल आता है। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं भैया, आज से ही शुरू करेंगे। रेशियो अनुपात। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर का पेपर में एक ही सवाल आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, एक ही सवाल आएगा। इस चैप्टर की मैं आपको 2 शीट कराऊंगा, केवल 2 ही शीट है, 2 शीट्स मैं आपको कराऊंगा। और मैं आपको इस चैप्टर में 250 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। 250 से ज्यादा सवाल मैं आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस कराऊंगा। चैप्टर का पूरा नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है मेरे दोस्त, चाहे आप कोई भी पेपर दें, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, मात्र एक ही सवाल इसका आता है। लेकिन रेशियो का बेसिक समझे बिना आप इस चैप्टर को जो है आगे का मैथ समझ नहीं सकते। चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वट कुछ भी हो। नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग तो एलिगेशन में हर्षी। शीट अपलोड हो चुकी है भाई। ठीक है ना, देखिए अगर आप बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई किए होते ना, अगर आप बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई किए होते तो मुझे इतने सवाल ना करवाने की जरूरत पड़ती, ना इतना टाइम लगता, ना मुझे इतना आपको बेसिक तैयार करने की जरूरत पड़ती, है ना। बचपन में तो आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो आप ना खोखले खोखे की तरह हो। आप एक ऐसी बंदूक हो जिसमें गोली नहीं है। तो भैया आपको पहले मसाला भरना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, राइफल को साफ करना पड़ता है, तब आप लॉन्च के लिए तैयार होते हो। तो आपको पीछे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आप कचरा बालक हो। इसलिए बेसिक भी ज्यादा बताना पड़ता है, थ्योरी भी ज्यादा बतानी पड़ती है, एग्जाम्पल भी ज्यादा बताने पड़ते हैं। ठीक है ना, ये आपके बचपन के पहले मुझे पाप धोने पड़ते हैं, फिर आप कुछ पढ़ने लायक होते हो। आगे के चैप्टर्स आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक परसेंटेज और रेशियो नहीं कर लोगे क्लियर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। अब रेशियो मेरे प्यारे भाई, ये जो रेशियो है अनुपात, इसका ये साइन होता है।
सभी लोग जानते हैं ये इसका साइन होता है मेरे प्यारे भी, ऐसे दो बिंदु लगाओ। रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या होता है रेशियो? देखो मेरे दोस्तों, एक जैसी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, एक ही जैसी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए रेशियो की जरूरत पड़ती, तुलना करने के लिए। समझ में आई मेरी बात? ध्यान से सुनेगा। एक जैसी क्वांटिटी, एक जैसी मात्राओं की आपस में तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो रेशियो कुछ और नहीं है, रेशियो का मतलब है दो संख्याओं की आपस में कंपेयर करना, दो संख्याओं की आपस में तुलना करना। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि दो आदमी ए और बी हैं। ध्यान सुनेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूं, दो आदमी ए और बी हैं, दो आदमी ए और बी हैं, ए और बी। ए कमाता है एक महीने में 75,000 रुपए, ए जो है एक महीने में 75,000 रुपए कमाता है, 75,000 रुपए, और बी एक महीने में 60,000 रुपए कमाता है, 60,000 रुपीज कमाता है एक महीने में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि दो आदमी है ए और बी, ए जो है एक महीने में 75,000 रुपए कमाता है और बी एक महीने में 60,000 रुपए कमाता है। अब अगर ये दोनों ऐसे खुल्लम खुल्ला बताएंगे बातों को, तो तीसरे आदमी को, जो छोटा आदमी है, उसको पता लग जाएगा, वो घर पर डाका डाल देगा। भैया ये अगर ऐसे खुल्लम खुल्ला बताने लगेंगे कि मैं 75,000 रुपए कमाता हूं, ये 60,000 कमाता है, तो तीसरे आदमी को भनक लग जाएगी, वो छोटा आदमी हमला कर देगा पैसा झपटने के लिए आपका। तो हम इसी जानकारी को रेशियो यानी कि अनुपात में बताते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई, मैं अगर इनका अनुपात लूं, आप अनुपात लेने का मतलब है दोनों किस संख्या से कट रहे हैं, 75,000 और 60,000 दोनों ही 15,000 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। 15,000 से काटेंगे तो 75,000 5 बार चला जाएगा, 15,000 से काटेंगे 60,000 4 बार कट जाएगा। यानी कि ए और बी की जो सैलरी है वो 5:4 के अनुपात में है। तो मैंने ये पता लगा लिया कि ए और बी की सैलरी जो भी हो, ए और बी की सैलरी जो भी हो मेरे दोस्तों, वो 5:4 के अनुपात में है। ए और बी की सैलरी जो भी हो वो 5:4 के रेशियो में है, 5:4 के अनुपात में। इसका मतलब यह है कि अगर ए 5 रुपए कमाता है तो बी 4 रुपए कमाता है। अगर ए 10 रुपए कमाता है दुगुना, तो बी 8 रुपए कमाएगा। अगर ए 15 रुपए कमाता है 3 गुना, तो बी 12 रुपए कमाएगा। अगर ए 20,000 रुपए कमाता है मेरे दोस्तों 4,000 गुना, तो बी भी 4,000 गुना 16,000 रुपए कमाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर ए की कमाई 5 है तो बी की कमाई 4 है। हर ए के 5 रुपए के लिए बी 4 रुपए की कमाई करता है। ए और बी की कमाई का रेशियो 5:4 है। तो हम इस तरीके से अगर बताएंगे कि ए और बी की कमाई 5:4 के रेशियो में, तो हम जानकारी भी दे देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ए और बी की कमाई 5:4 के रेशियो में है। ठीक है बच्चे? देखो, अब ये तो रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि ए और बी की कमाई 5:4 के रेशियो में है, तो बताओ ए की कमाई कितनी है और बी की कमाई कितनी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। बस रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू की तो पता लगेगी नहीं। मुझे यह पता है कि ए और बी की जो इनकम है वो 5:4 के रेशियो में है। तो मैं पूछूं कि बताओ ए की इनकम कितनी है, बी की इनकम कितनी है, क्या बताओगे आप? देखिए, मुझे बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर ए 5 रुपए कमाता है तो बी 4 रुपए कमाता है। ठीक है ना? जब भी हम एक रेशियो हटाते हैं, तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। ए और बी की कमाई का रेशियो 5:4 है, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। यानी कि अगर ए की कमाई 5x है तो बी की कमाई 4x होगी। ए की कमाई अगर 5x है तो बी की कमाई 4x होगी। अब 5x 4x का रेशियो लीजिए, अब 5x और 4x का रेशियो लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि x कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा? 5:4 ही आ जाएगा। तो कंसेप्ट नंबर 1 कि जब भी हम रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये x का मान कुछ भी हो सकता है, ये जो x है इसका मान कुछ भी हो सकता है, वो सवाल पर निर्भर करेगा। x का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहां पर 15,000 से काटा था
है ना। रेशियो बनाने के लिए किससे काटा था? 15,000 से काटा था। तो x का मान कितना है? 15,000 है। तो हमने यहां से दो बातें सीखी कि रेशियो की जरूरत पड़ती है दो एक जैसी संख्याओं की तुलना करने के लिए, आपस में कंपेयर करने के लिए। हम जब भी रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर किसी बच्चे को जल्दी सिलेबस करने की आग मच रही है और वो केवल सिलेबस खत्म करने का माथे पे टैग लगाना चाहता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है मैं कितना पढ़ रहा हूं, कितना छोड़ रहा हूं, कितना भाग रहा हूं, क्या है ना। उसे कोई डिटेल पिटेल की जरूरत नहीं, बस उसके माथे पे एक मोहर लग जाए कि सिलेबस खत्म है। ठीक है ना, कि माथे पे मोहर लगा के सिलेबस खत्म वाली लगभग लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बालकों की भीड़ फिर रही है 5 साल से, और उनकी कहीं कोई नौकरी नहीं हो रही। तो ऐसे सिलेबस खत्म करने को कोई फायदा है नहीं, कर भी लिया तो भी आपके सिलेक्शन होने वाला है नहीं। ठीक है ना, कोई ये मान के चले कि मैं 2-3 महीने, 4 महीने या 5 महीने, 6 महीने में नौकरी निकाल लूंगा, तो वो बालक बहुत रेयर होते हैं, वो आसमान से टपकते हैं, आप उनमें से नहीं हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको जल्दी करने की आग है तो आप लाइव बैच में ना करके, लाइव बैच तो धीरे धीरे होता है, आप रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ें। रिकॉर्डेड क्लास से, रिकॉर्डेड क्लास में आपको एक साथ वीडियो मिल जाएंगे, आप एक दिन में 10-10 क्लास देखो। ठीक है ना, जल्दी खत्म करने के लिए, जल्दी खत्म करने लायक बुद्धि भी चाहिए होती है, जो आप में से ज्यादातर बच्चों के पास है नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे मामला चलेगा, तो चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहे, मुंह से कुछ भी बोले ना। रेशियो की पहली शीट अपलोड हो जाएगी, मैंने शीट बना दी है। ठीक है, कचरा एक्सप्रेस हो, बुलेट एक्सप्रेस बनने की कोशिश मत करो। कचरा एक्सप्रेस कचरा ही रहती है, बुलेट एक्सप्रेस ना बने जल्दी से, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, ओके। हाँ, शीट प्रिपेयर हो गई है, मैं शीट अपलोड करवा दूंगा। पहली शीट बड़ी है, दूसरी शीट छोटी सी है रेशियो की। ठीक है, ओके, आगे चलते। नेक्स्ट कंसेप्ट, रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दो संख्याओं का रेशियो 7:3 है, दो संख्याओं का रेशियो 7:3 है मेरे प्यारे भाई। पहला कंसेप्ट, एक एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई। जैसे 7:3 है, मैं इसका दोगुना कर देता हूं, 14:6, अभी भी यही रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7:3 में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 700:300। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? ये अभी भी 7:3 रहेगा। मैं आधा कर देता हूं, 7:3 का आधा कर देता हूं, 7 का आधा 3.5, 7 का आधा 3.5, 3 का आधा 1.5, ये अभी भी रेशियो सेम ही रहेगा। तो यानी कि कंसेप्ट ये बनता है कि आप रेशियो यानी कि अनुपात को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम ही रहेगा। ये भी 7:3 है, ये भी 7:3 है, ये भी 7:3 है, ये भी 7:3 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ऐसी छोटी छोटी बातें तक आपको बतानी पड़ती हैं। अगला पॉइंट नंबर 2, देखो मेरे प्यारे भाई, रेशियो में कैलकुलेशन करने के लिए ना तो रेशियो को दशमलव में लिखते हैं, ना ही फ्रैक्शन में लिखते हैं। रेशियो को हमेशा सिंपल करके लिखा जाता है। रेशियो को ना तो दशमलव में लिखा जाता है, ना फ्रैक्शन में लिखा जाता है। रेशियो को हमेशा सिंपल करके लिखा जाता है, सिंपल करके। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 20.9 और 5.5, ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों आपके सामने 5.5, ये रेशियो लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या लगा हुआ है? दशमलव। क्या लगा हुआ है मेरे दोस्तों? डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल। मैंने क्या बताया? रेशियो को हमेशा सिंपल करके लिखा करो, ना दशमलव होना चाहिए ना फ्रैक्शन होना चाहिए। रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड, सरलतम रूप में लिखा जाता है। भाई यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव, पहली बात तो दशमलव कट जाएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है ये नंबर किससे कट रहा है? 11 से।
दोनों नंबर 11 से कट रहे हैं, 11 कम 11, 11 नम 99, और 11 से कट जाएगा 55 5 बार। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखेंगे 19:5। ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, 3:0.04 लिखा हुआ, 3:0.04। लेकिन हम तो आपको ये पढ़ाते आ रहे हैं कि रेशियो को हमेशा सरलतम रूप में लिखना है, दशमलव वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे ये लिखा है 19:5। तो बेटे क्या करेंगे अपन लोग, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, देखो रेशियो का मतलब ही भाग ही होता है बेटे। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस ये रेशियो है 5:6, जबकि अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है ना 5/6, ये भी रेशियो ही है। रेशियो और भिन्न अलग बात नहीं, सेम ही बात है मेरे प्यारे भाई, दोनों सेम ही बात है ये। ठीक है, या दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद यहां पे 2 अंक है, ये दशमलव हटाऊंगा तो 3 के आगे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ क्या होगा, 4 से 300 कटेगा 75 बार, 4 7 28, 4 5 20, 75 बार कटेगा, 75:1। ये हो गया, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर रेशियो इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 5/2 रेशियो 7/3, बताइए, नहीं लिखना भाई, इस बात में कोई गलती नहीं है, ऐसे लिखने में अनुपात को कोई गलती नहीं है, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो काफी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से ना लिख के रेशियो को हमेशा सिंपल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखा जाता है, 5:2, 5/2 रेशियो 7/3। अगर इस तरीके से दो रेशियो हैं तो इसको सिंपल कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए करो, मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। ऐसे दो रेशियो को सॉल्व करने के लिए ऐसे कैंची गुणा कर दिया करो, 3 की 5 में गुणा कर देंगे 15 रेशियो 2 की 7 में गुणा कर देंगे 14, 15:14। ये आ गया 15:14। क्या आपको बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही, बात क्लियर है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, 15:14 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कहोगे सर अगर 2 से ज्यादा अनुपात हो कैसे करेंगे, जैसे ये हो गया मेरे दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है 7/8, 7/8 रेशियो 7/8 रेशियो 5/4 अनुपात 11/6। बताओ इसको कैसे करेंगे, 7/8 रेशियो 5/4 रेशियो 11/6। ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, जो बच्चे बेसिक मांगते हो यही बेसिक है मेरे दोस्तों, और एक एक कंसेप्ट को बारी बारी से बताता हूं मैं, छोटी छोटी बात को। 7/8 रेशियो 5/4 रेशियो 11/6, ये कोई गलत बात नहीं लिखी हुई, सही बात लिखी हुई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, सरलतम रूप में, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो। तो बेटे अभी अभी मैंने आपको समझाया, जब भी कुछ ऐसा अनुपात आए, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि रेशियो को हमेशा, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे यहां बटे 8 भी आ रहा है, बटे 4 भी आ रहा है, बटे 6 भी आ रहा है, तो 8, 4 और 6 तीनों से कटने वाला इनका एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, 6 से भी कटती हो, 8, 4, 6 तीनों से कटने वाली आसान छोटी सी संख्या, इनका एलसीएम है 24। तो इस पूरे रेशियो को आप 24 से गुणा कर दीजिए, इस पूरे अनुपात को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा सिंपल। 8 से 24 जाएगा 3 बार, 3 की 7 में गुणा हो जाएगी 21 रेशियो, 4 से 24 जाएगा 6 बार, 4 से 24, 6 की 5 में गुणा होगी 30 रेशियो, 6 की 24 में गुणा होगी 4 बार, 4 की 11 में गुणा होगी 44। तो 21:30:44 आ गई इसकी वैल्यू, 21:30:44। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
21:30:44। ओके भाइयों, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट, ओके। चलिए मेरे दोस्तों, हमारी बात को सुनना आप सभी लोग। अगला कंसेप्ट यह है कि दो रेशियो को हम लोग कंबाइंड कैसे करते हैं, दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। चौथा, दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ मेरे दोस्तों, A/B बराबर 5:9, 5:9 और B/C लिखा हुआ है, B/C लिखा हुआ है 7:8, 7:8। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि बताओ, मेरा सवाल यह है आपसे कि बताइए ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, बताएं भाई। ए बी का रेशियो 5:9 है, बी सी का रेशियो 7:8 है। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि बताओ इन तीनों संख्याओं का, यानी कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा, 6:7 कर लेते हैं, ये कर ले। अब बताएं, ए बी का रेशियो 5:9 है, बी सी का रेशियो 6:7 है, ए बी सी का अनुपात बताएं। देखिए, जब भी हमें दो रेशियो को ऐसे कंबाइन करना है, हम हालांकि ये बात जानते हैं, आप में से ज्यादातर लोग, ये देखा करो कि कॉमन संख्या कौन सी है, ये देखा करो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है। बताओ दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, बी कॉमन है भाई, बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, दोनों में संख्या बी कॉमन है। आप बोलोगे हां जी सर, दोनों में संख्या बी कॉमन है। यहां बी का मान 9 है, यहां बी का मान 6, गलत बात है भाई। यहां बी का मान कितना है, 9, यहां बी का मान कितना है, 6, गलत बात। एक जगह बी का मान 9 है, एक जगह बी का मान 6 है, ऐसा कैसे हो सकता है। सेम बनाना होगा, दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। 9 और 6 को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम होता है 18, 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। तो 18 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर देंगे, अगर 9 को 18 बनाना है, ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा कर दो और नीचे वाले रेशियो में मेरे दोस्तों 3 से गुणा कर दो। 6 को 18 बनाना है तो नीचे वाले रेशियो में 3 से गुणा कर दो, बस हो गई बात सॉल्व। अगर मैं यहां से देखो, ए का मान क्या आ जाएगा, 2 की 5 में गुणा कर देंगे, ए का मान 10 आ जाएगा। बी का मान क्या आएगा भैया, 2 की 9 में गुणा करेंगे, बी का मान 18 आ गया। अगर यहां से देखो बी का मान क्या है, 3 की 6 में गुणा करेंगे, बी का मान 3×6 18। दोनों जगह बी का मान 9 दूनी 18, 6 18, दोनों जगह बी का मान 18 18 हो गया। सी का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, सी का मान आ गया 3 7 21, सी का मान 21 आ गया। आप बोलोगे आंसर 21। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 10:18:21। क्लियर हो गया, बताओ किसी को कोई डाउट इसमें। आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, बहुत आसान सी बात थी, हम एक बार में समझ गए। चलिए एक तरीका और है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे सवाल मैं आपको दिया कि ए से बी का रेशियो है, ए से बी का रेशियो है 5:8, बी सी का रेशियो है मेरे दोस्तों 7:11, बी सी का रेशियो अलग एग्जांपल लेते हैं 7:11। आपसे पूछा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है आपके सामने। सवाल आपको दिया है कि ए बी का रेशियो 5:8 है और बीसी का रेशियो 7:11 है, बीसी का रेशियो 7:11 है। आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ए बी सी का। तो बेटे एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या यही है, ऐसे गुणा कर दो, 5 की 7 में गुणा कर दो 35, 5 की 7 में गुणा कर दो 35। आप बोलोगे हैं सर 8 की 7 में गुणा कर दो मेरे दोस्तों 56, 8 की 7 में गुणा कर दो 56 और 8 की 11 में गुणा कर देंगे 88, 8 की 11 में गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों 88। तो 35:56:88 आ जाएगा।
क्लियर है? बिल्कुल मीरा, डन। 35:56:88। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ये दूसरा रास्ता है करने का। आप बोलोगे हां जी सर, आगे चलते हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं कि भैया ये है P/Q, P/R बराबर, P/R बराबर, P/R बराबर 7:10 है भाई, और Q/R बराबर 3:8। तो सवाल है PQR का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बताएं PQR का रेशियो क्या होगा जल्दी से। यस मीरा, यस। P से R का रेशियो 7:10 है, क्योंकि से R का रेशियो 3:8 है। पूछा गया PQR का रेशियो क्या होगा। बिल्कुल बेसिक बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बात है, यही बेसिक है रेशियो का। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये देखा करो कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज क्या है। अगर आप गौर से देखोगे यहां दोनों में R कॉमन है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां दोनों में R कॉमन है, R यहां भी है, R यहां भी है। लेकिन यहां तो R का मान 10 है, यहां तो बेटे R का मान 10 है, यहां R की जगह 8 लिखा हुआ है, गलत बात है। मुझे 10 और 8 को सेम बनाना पड़ेगा। अब 10 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 40। 10 और 8 का एलसीएम 40 होता है। तो 40 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा हो जाएगी? 4 से। और नीचे अगर 8 को 40 बनाना है तो किससे गुणा हो जाएगी? 5 से। तो ये सवाल इससे अलग है बेटे, ये अलग सवाल है। ऊपर 10 और 8 का एलसीएम 40 होता है, 40 बनाने के लिए ऊपर 4 से गुणा, नीचे 8 को 40 बनाना है तो 5 से गुणा कर देंगे। तो P का मान क्या आएगा? P का मान आ जाएगा 4 सत्ते 28। R का मान क्या आएगा? 4 दूसाम 40। Q का मान क्या आएगा भाई? Q का मान आएगा 5 की 3 में गुणा होगी 15। Q का मान 15 आएगा। R का मान 5 अट्टे 40 ही रहेगा। तो 28:15:40, 28:15:40 आएगा। सब गलत कर रहे हैं पागलों की तरह। 28:15:40 समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? P के नीचे P लिखना है, Q के नीचे Q का मान लिखना है, R के नीचे R का मान लिखना है। हैं? पता नहीं कैसे बाबले बालक है। एक लास्ट आपसे पूछता हूं, ऐसा ही एक लास्ट, और मेरे दोस्तों ध्यान से बताइएगा, ध्यान से। सवाल यह है कि यदि A/B बराबर, यदि A/B बराबर 7:9 एंड A+B/C बराबर 12 A/B बराबर 7:9 और A+B/C बराबर है 12 सॉरी यहां पे 5:11 कर लेते हैं। A+B/C बराबर 12:7। तो सवाल है, बताओ A-B/A-C, A-B/A-C का रेशियो क्या होगा? ये आपसे पूछा गया, बताइएगा। एक और चीज आपके सामने बताएंगे, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि दो रेशियो को कंबाइंड कैसे किया जाता है। रोहम वो भी हार्ड भी आएगा, पहले ये तो पढ़ लो, पहले सिंपल चीज तो पढ़े। बताए मेरे दोस्तों, जल्दी से आप मुझे जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। A से B का रेशियो 5:11 है, A+B/C 12:7 है। A+B/C कितना है? 12:7, 12:7। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? भाई इसका मान बाद में निकालना,
इसका मान बाद में निकालना, पहले आप यहां से एबीसी का रेशियो निकालो। इसका मान बाद में निकालना, पहले आप यहां से एबीसी का रेशियो निकालो। बताओ कैसे आएगा, और आपको जल्दी से जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है मेरे दोस्तों। कैसे करोगे? मैंने हमेशा यह चीज सिखाई है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो यह देखा करो कि इनमें कॉमन चीज क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यह देखा करो कि इनमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज। अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो पता यह चलेगा कि यहां ए रेशियो भी दिया है 5:11, यहां ए प्लस बी दिया है बेटा, यहां ए प्लस बी दिया है। तो भाई साहब यहां ए प्लस बी दिया है, यहां ए रेशियो भी दिया है। क्या आप नहीं देख सकते? अगर ए से बी का रेशियो 5:11 है, तो मैं अगर यहां से ए प्लस बी निकालूं तो कितना आएगा रेशियो में? यहां से मैं ए प्लस बी निकालूंगा, ए का मान 5 है, बी का मान 11, ए प्लस बी आएगा 5 11 16, ए प्लस बी 16 आएगा। जबकि यहां मेरे दोस्तों ए प्लस बी का मान 12 दिया है। तो कॉमन चीज पता चल गई। दोनों में कॉमन चीज क्या है? ए जमा बी। दोनों में कॉमन चीज ए प्लस बी है। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हां जी सर, बात एकदम क्लियर हो गई। दोनों में जो कॉमन चीज है वो ए प्लस बी है। यही आपको देखना है यहां से कि भाई यहां ए बी का रेशियो 5:11 है, यहां ए प्लस बी आपको दिया है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना है? यहां 12। यहां से मैं ए जमा बी करूंगा तो 5 जमा 11 16 आएगा। तो दोनों में ए प्लस बी कॉमन है, लेकिन यहां तो ए प्लस बी का मान 16 हो रहा है, यहां ए प्लस बी का मान 12 हो रहा है। तो मुझे 16 और 12 का एलसीएम दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। 16 12 का एलसीएम 48। ए प्लस बी का मान दोनों जगह सेम इक्वल बनाना पड़ेगा। 48 48 48 48। अब यहां ए प्लस बी का मान 5 11 16 है। 16 को 48 बनाने के लिए, यहां ए प्लस बी का मान 16 है, 16 को 48 बनाने के लिए यहां इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहां ए प्लस बी का मान 12 है, 12 को 48 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों का एक ही फंडा कि जो कॉमन चीज दिखे उस कॉमन चीज को बराबर बनाओ। ठीक है बेटे? आप बोलोगे हां जी सर, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे समझने की। समझेंगे सर धीरे धीरे, कचरा पट्टियां भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। सर यहां देखो ए का मान क्या आएगा? 3 की 5 में गुणा 15, ए का मान 15 आ गया। बी का मान क्या आएगा भाई? 3 की 11 में गुणा 33, बी का मान 33 आ गया, बी का मान आ गया 33। अगर मैं ए प्लस बी देखूं तो 15 जमा 33 ए प्लस बी 48 आ गया। ए प्लस बी का मान आ गया 15 जमा 33 48। यहां देखो ए प्लस बी का मान 12 चौक 48 हो गया। सी का मान क्या है? सी का मान आया 4 की 7 में गुणा करूंगा, 4 की 7 में गुणा करूंगा 28। तो सी का मान आ गया जी 28। सी का मान आ गया 28। तो ये एबीसी का रेशियो आ गया। अगर आपसे एबीसी का रेशियो पूछा होता तो ये सवाल का आंसर हो जाता। लेकिन सवाल में बेटे आपसे पूछा क्या है? ए माइनस बी बटे ए माइनस सी का रेशियो। तो ए में से बी घटाओ, ए में से बी घटाओ, ए में से बी घटाओगे तो 15 माइनस 33। ए में से सी घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 15 माइनस 28। 15 माइनस 33 क्या होता है? माइनस का 18, नीचे माइनस का 13। माइनस 18 बटे माइनस 13 क्या आएगा? 18 बटे 13। तो इस सवाल का आंसर आएगा 18 बटे 13। यही सही है, 18 बटा 13। माइनस से माइनस कट जाएगा, 18 बटा 13 सवाल का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे? हां जी जवाब दीजिए। जिनमें केवल आपको रेशियो को कंबाइंड करना है, केवल कंबाइंड करना है रेशियोज को। आपको कोई फॉर्मूला नहीं होगी, ऐसे तो लाखों सवाल बनाए जा सकते हैं, लाखों। आपने कॉमन देखा कि यहां पे कॉमन जो है ए प्लस बी है, तो मैंने ए प्लस बी को इक्वल बना दिया। जो भी चीज कॉमन है उसको इक्वल बना दिया करो। ठीक है भैया? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी यहां पे नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, नेक्स्ट सवाल।
सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से कि यदि यदि ए रेशियो यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर है 3:7, 3:7 और बी रेशियो सी प्लस ए बराबर है, कॉमा बी रेशियो सी प्लस ए बराबर है 4:11। तो लास्ट पूछ रहा हूं इस टाइप का, सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा? सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा? बहुत ही पॉपुलर है मेरे दोस्तों टाइप। ये मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट नंबर 7, कंसेप्ट नंबर 7 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे टाइप हैं। यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 3:7, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 4:11, आपसे पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी का मान क्या होगा। मैं थोड़ा देखो, ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों को समझने के लिए, मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूं। जैसे लिखा है ए रेशियो बी प्लस सी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए बटा बी प्लस सी, लिख सकता हूं ना बेटे, ए बटा बी प्लस सी। तो ए बटा बी प्लस सी कितना बन जाएगा? 3/7, 3/7। यह बी रेशियो सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए क्या हो गया मेरे दोस्तों? बी बटा सी प्लस ए, बी बटा सी प्लस ए। इतना 4/11 ये आपको दिया है। और आपसे पूछा क्या? सी रेशियो ए प्लस बी, सी रेशियो ए प्लस बी का मतलब सी बटे ए प्लस बी आप लोगों से पूछा है, सी बटे ए प्लस बी आप लोगों से पूछा है। ठीक है ना दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे हैं। अब गौर से देखो मैंने क्या बताया कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बस ये देखा करो कि इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों रेशियो में, रेशियो तो है, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है? ये बताओ आप लोग, इन दोनों रेशियोज में मुझे ये बताओ क्या चीज कॉमन है जल्दी से। तो आप कहोगे सर इन दोनों रेशियोज में ए प्लस बी प्लस सी का मान कॉमन है। इन दोनों रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। अगर यहां मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालूंगा, ए में नीचे वाली चीज बी प्लस सी जोड़ूंगा तो 3×7 10 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 10 आएगा। जबकि यहां ए प्लस बी प्लस सी निकालूंगा, जोड़ूंगा मैं बी जमा सी जमा ए, आगे पीछे कैसे भी जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी, बी में नीचे वाली चीज जोड़ूंगा सी प्लस ए, क्या आएगा? 4×11=15, 4×11=15। तो आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया कि इन दोनों में ही ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, दोनों का योग कॉमन है, ए जमा बी जमा सी। यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 3×7 10। यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 4×11=15। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 हो, यहां 10 जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी यहां 15 हो? गलत बात है। मुझे ए प्लस बी प्लस सी को सेम बनाना पड़ेगा, सेम इक्वल करना पड़ेगा। अब 10 और 15 को इक्वल करने के लिए एक रास्ता है, इनका एलसीएम 30। 10 और 15 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम होता है 30। ठीक है भाई? यहां योग हो रहा है 10, 3×7 10। तो 10 को 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। यहां योग हो रहा है 15, 4×11=15। 15 को अगर 30 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है? मैं आपको जो बच्चे नहीं सोच पा रहे एलसीएम, मैं उनको एक तरीका और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 10। यहां से कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है 15। मुझे यहां पे योग को सेम बनाना है, मुझे यहां को सम को सेम बनाना है, मुझे यहां से ए प्लस बी प्लस सी के सम को सेम बनाना है। एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। कंसेप्ट सुनिएगा,
आपको यहां पे a प्लस बी प्लस सी के योग को दोनों जगह सेम करना है। सेम करने के लिए गौर से सुनिएगा, अगर सम को सेम करना है तो सम से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम करना होगा तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 10 है, यहां 15, रेशियो कितना है 10 15 का 2 3, रेशियो कितना है 10 15 का 2 3, उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। उल्टी मल्टीप्लाई का मतलब पहले में 3 से गुणा कर दो, दूसरे में 2 से गुणा कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। देखो वही किया गया है, पहले में 3 से गुणा कर दो, बाद वाले रेशियो में 2 से गुणा कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। यह दूसरा तरीका है सोचने का। दो रास्ते सोचने के, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना तो उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। यहां 10 है, यहां 15, 10 15 का रेशियो क्या है 2:3, पहले रेशियो में 3 से गुणा कर देंगे और दूसरे रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे, देखो बराबर हो जाएगा। ये भी योग 30 बन गया, ये भी 30 बन गया। कितना हो गया 9/21, 3 3 9 7 21, 9/21। ये कितना हो गया 8/22, 8/22, 4 दूनी 8 और नीचे 11 दूनी 22। आपसे पूछा है C/A प्लस बी क्या आएगा, C/A प्लस बी। गौर से देखो भाई, A का मान 9 है तो B का मान 8 है। A का मान 9 है, A का मान 9 है तो B का मान 8 है। आप मुझे बताओ C का मान क्या आएगा, मुझे C का मान निकालना है। आप ये भी देख सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी 30 है। भाई A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 30, A प्लस बी प्लस सी जोड़ के 30 आना चाहिए। A जमा बी क्या आ रहा है, A जमा बी आ रहा है 9 8 17, 9 जमा 8 17, तो 30 में से 17 घटा देंगे, C कितना बचेगा 13। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या जरूरी नहीं कि आप ऐसे करें, आप ये भी सोच सकते हैं कि B का मान 8 है, B प्लस सी 21 है। B का मान है 8, B में C जोड़ के 21 आ रहा है, तो 8 में क्या जोड़े कि 21 आ जाए 13, 8 में 13 जोड़ूंगा फटाक से 21 आ जाएगा, तो C का मान 13 आ गया। तो C/A प्लस बी आएगा 13/17, 13/17 सवाल का आंसर हो जाएगा 13/17। ये रेशियो आ गया। बोले बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बेसिक समझा रहा हूं, मैं इनका एक एक सवाल भी करवाऊंगा आपको। जब मैं आपको शीट सॉल्व करवाऊंगा ना, तो मैं इन पे सवाल भी करवाऊंगा आपको, एक एक दो दो सवाल। ठीक है, बताइए मजा आया? एक और कंसेप्ट करें। हाँ जी, पता ना और कौन सा बेसिक चाहिए कुछ बालकों को। भाई यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक है, और तो कोई बेसिक ही नहीं होता। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट कंसेप्ट, लास्ट है ना, लास्ट कंसेप्ट समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमने दो रेशियो को तो कंबाइंड कर दिया, अगर दो से ज्यादा हो, 3 या 4 रेशियो हो तो कैसे करेंगे? जैसे हम आपके सामने सवाल ले लेते हैं कि आपको दिया है ए बी का रेशियो 3 5, 3 5। आपको दिया है बी सी का रेशियो जो है वो 2 7। आपको दिया है सी डी का जो रेशियो है 4 1, सी डी का रेशियो जो वो 4 1। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ ए बी सी डी का रेशियो क्या आएगा, ए बी सी डी का।
ये रेशियो आगे भी हो सकता है, मैं आगे भी बढ़ा दूं, ए बी सी डी का रेशियो। चलो मैं आगे भी बढ़ा देता हूं इसको। यहीं तक छोड़ते हैं। चलो, ए बी का रेशियो 3:5 है, बी सी का रेशियो 2:7 है, सी डी का रेशियो 4:1 है। आपसे पूछा है ए बी सी डी का अनुपात बताओ। सवाल में आपसे पूछा गया ए बी सी डी चारों संख्याओं का रेशियो बताओ, चारों संख्याओं का रेशियो। कैसे करेंगे? आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल छोड़ेंगे नहीं बेटे। सवाल में क्या दिया है कि ए बी का रेशियो 3:5, जो रेशियो दिया उसको लिख लो। ए बी का रेशियो 3:5, ए के नीचे 3, बी के नीचे 5। बी सी का रेशियो 2:7, बी के नीचे 2, सी के नीचे 7, बी सी का रेशियो 2:7। सी डी का रेशियो 4:1, सी के नीचे 4, डी के नीचे 1, सी के नीचे 4, डी के नीचे 1। ए बी का रेशियो 3:5, बी सी का रेशियो 2:7, सी डी का रेशियो 4:1, सी के नीचे 4, डी के नीचे 1। ये आ गए बेटे। अब हमें निकालना क्या है? हमें चारों संख्याओं का ए बी सी डी का रेशियो निकालना। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मेरे दोस्तों। ब्रह्मास्त्र से उड़ा दूंगा है ना। ए के नीचे ए लिख लिया, अब एक ए बी के नीचे ए बी का रेशियो, बी सी के नीचे बी सी का रेशियो, सी डी के नीचे सी डी का रेशियो। अब देखिए मेरे दोस्तों, भाई यहां क्या लिखा है? 5, यहां 5 लिखा है मेरे दोस्तों। यहां लिखा है, बहुत बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा, यहां लिखा है 5। 5 के आगे की जगह खाली है, 5 के आगे की जगह खाली है, तो आगे भी 5-5 लिख दो, आगे भी 5-5 लिख दो मेरे प्यारे भाई, लिख सकते हैं। यहां लिखा है 7, 7 के आगे की जगह खाली है, तो यहां भी 7 ही लिख दो, यहां भी 7 ही लिख दो। सुनना मेरे दोस्तों, सुनना। यहां लिखा है 2, 2 के पीछे की जगह खाली है, तो यहां भी 2 ही लिख दो, 2। यहां लिखा है 4, 4 के पीछे की जगह खाली है, तो यहां भी 4 ही लिख दो। 4 के पीछे का मैदान खाली है, तो यहां भी 4 ही लिख दो। तो जो खाली मैदान है, जो खाली जगह है, वो आपको भरना है, ठीक है। जो खाली जगह है वो आपको भरना है मेरे दोस्तों। जैसे यहां 5 है, 5 की जगह खाली है, आगे 5-5 लिख दिया। 7 है, 7 की जगह आगे खाली है, 7 लिख दिया। ये 4 है, 4 के पीछे जगह खाली है, आपने 4-4 लिख दिया, लिख दिया ना, सारी जगह भर गई। अब सीधी सीधी गुणा कर दो, सीधी सीधी गुणा कर दिए छोटे बालक की तरह, छोटे बालक की तरह। 3 दूनी 6, चौक 24, ये ए का मान आ गया। बी का मान 5 दूनी 10, चौक 40 है, बी का मान आ गया 40। सी का मान 5 सत्ते 35, 35 चौका 140 है, सी का मान आ गया, सी का मान। डी का मान आ गया 5 सत्ते 35 एकम 35, 5 सत्ते 35 एकम 35, ये आ गया। ये रेशियो आ गया मेरे भाई साहब, यही तो आया रेशियो। ये ए बी सी डी का चारों संख्याओं का रेशियो आ गया, बस बात खत्म। दिस इज द रेशियो, ये रेशियो आ गया चारों संख्याओं का, बात समाप्त। 24:40:140:35। क्या समझ गए आप? विशाल जी आप गलत कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देनी है सीधी सीधी। ठीक है, इन चारों संख्याओं का अनुपात आ गया। चलिए, मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। ये आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई हैं रेशियो की। ये वो बातें हैं जो बालक को बचपन में ही 10वीं क्लास में ही पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। हमें तो कंपटीशन में इससे आगे की चीज पढ़ानी चाहिए, लेकिन आज के बालक इतने कचरा हैं, इतने कमजोर हैं कि पहले हमें बचपन की चीजें पढ़ानी पड़ती हैं और उसके बाद वो आगे के सवाल करने के लिए लायक बनते हैं। अभी कोई थ्योरी नहीं, ये बेसिक चल रहा है, विदाउट थ्योरी, ठीक है। अभी मैंने आपको जितनी थ्योरी पढ़ाई है उतनी ही थ्योरी और बाकी है। कल मैं वो थ्योरी भी बताऊंगा आपको और उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। आज इतना ही। शीट अपलोड हो चुकी है, शीट मेरे दोस्तों हम अपलोड, जो शीट प्रिपेयर हो गई है मैं शीट अपलोड करवा दूंगा आज ही, ठीक है भैया। चलिए बाय।